सुबह सुबह का वक़्त था, शदीद सर्दी पड़ रही थी। अहमद की आंख घड़ी के अलार्म से खुली। वो बुरे दिल के साथ उठ बैठा। बेख्तियार ही उसने एक ठंडी सांस भरी। सादक साहब के होते हुए वो किस शान से 10 बजे आराम से उठकर ऑफिस जाया करता था, और अब उसकी घड़ी पर निगाह पड़ी तो वहाँ 7 बज रहे थे। इतनी सुबह सुबह उठकर उसे अपनी नौकरी पर जाना था। शाजिया, नाश्ता दे दो। वो तैयार होकर बाहर आया तो शाजिया ने नाश्ता उसके सामने ला रखा। रात की बची हुई रोटी पर घी लगाकर उसे तला गया था, और साथ में बिल्कुल स्याह पड़ती चाय। दूध तो थोड़ा ज़्यादा डाल लिया करो चाय में, इतना बुरा जायका है इसका। अहमद ने मुंह बनाते हुए कहा तो शाजिया तंग कर आकर पलटी। आधा किलो दूध से पूरे टब्बर के लिए चाय बनती है। ऐसे में चाय का रंग काला नहीं होगा तो क्या होगा। तनख्वाह ख़त्म हुए कितने दिन गुजर चुके हैं। अब तो मैं जैसे तैसे करके बस गुजारा ही कर रही हूँ, तरक लहजे में कहती हुई शाजिया मुड़कर दोबारा किचन में चली गई थी। बच्चे उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। स्कूल सरकारी था, इसलिए यूनिफॉर्म की कोई टेंशन नहीं थी। अहमद के दिल को कुछ होने लगा। ऐसे तो ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी। काश मैं अब्बा जान की कदर कर लेता तो आज मेरे हालात इतने बुरे ना होते। वो दिल ही दिल में सोच रहा था के अंदर से शबीर और ज़ुबैर भी उठकर बाहर निकल आए थे। उनका भी नौकरियों पर जाने का वक़्त हो रहा था। उनके चेहरे भी सते हुए थे। भाईजान, मुझे याद ही नहीं रहा आपको कल बताना। कल मुनज़्ज़ा का फ़ोन आया था, वो दुबई से वापस आ रही है। ज़ुबैर ने इत्तला दी तो अहमद का हलक तक कड़वा हो गया। अब उससे क्या मुसीबत है। घर में पहले ही खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, और अब ये बच्चों समेत आकर बैठ जाएगी। या अम्मा अब्बा नहीं रहे तो बहनों का क्या काम बनता है भाइयों के घर आने का। अहमद ने गुस्से से कहा तो ज़ुबैर ने भी सर झटका। मुझे क्या पता कि क्या करने आ रही है, ये तो आएगी तो ही पता चलेगा। फ़ोन पर तो कह रही थी कि बड़ा ही ख़ास काम है उससे हम तीनों से, और बहुत खुश भी लग रही थी। अहमद के कान खड़े हो गए। मुनज़्ज़ा उनकी बहन थी, और वो जानता था फितरत में वो अहमद से भी 2 हाथ आगे है। अगर वो खुश होकर किसी बात का जिक्र कर ही रही थी तो यकीनन वो कोई गड़बड़ वाली बात हो सकती थी। जल्दी नाश्ता कर लो, तुम लोग सारा दिन चढ़ते रहते हो। उसके बावजूद नाश्ते में जब तक पूरे पूरे पराठे ना ठोंसो तुम लोग घर से निकलते ही नहीं। स्कूल के लिए देर हो रही है। अहमद ने बच्चों पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। उसके दोनों छोटे बेटा बेटी उठकर जल्दी से बस्ते पहनने लगे। ज़ुबैर और शबीर के बच्चे भी उछलते कूदते घर से बाहर निकल गए थे। सरकारी स्कूल में पढ़ने की वजह से बच्चों में उठने बैठने की सारी तमीज़ ख़त्म हो चुकी थी। छोटे से घर में हर वक्त एक बोझाल सा आया हुआ रहता था। ज़ुबैर, शबीर और अहमद की बीवियां आपस में लड़ लड़ कर थक जाती तो बच्चों पर गुस्सा उतारने लगती। सारा दिन घर एक मछली बाजार सा बना रहता। 2 रोज़ गुजरे तो ज़ुबैर की बात सच साबित हो गई। मुनज़्ज़ा अपने 3 बच्चों और शौहर समेत अहमद के घर आ गई थी। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उसे देखते ही तीनों भाभियों का मुंह बन गया, मगर बज़ाहिर खुश इखलाकी दिखाते हुए तीनों ही ने उससे खुश दिली से मिली। अरे भाभी, जल्दी से मज़ेदार सा खाना खिलाएं, इसके बाद ही काम की कोई बात होगी। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ऐसा करें, मटन पुलाव बना लें। मुनज़्ज़ा ने आते ही फरमाइश जड़ दी। इधर तुम्हारे शौहर ने मिलें खड़ी करके दे रखी है ना हमें जो तुम्हें मटन पुलाव बनाकर दें। दाल पकी है घर में, चुप करके वही खाओ। आजकल हम लोग भी वही खा रहे हैं क्योंकि तनख्वाह को ख़त्म हुए लंबा अरसा गुजर गया है। और ख़बरदार, जो चाय पीने की बात की, शाजिया अगर चाय मांगे तो उसे कहवा बना कर दे देना। अहमद ने सख्त लहजे में कहा तो मुनज़्ज़ा का मुंह बन गया। लो भाई, बहन को आए हुए अभी आधा घंटा हुआ नहीं है कि भाई मुंह बनाने लग गया। कुछ तो हया कर लो भाई। मैं तो तुम्हारे बच्चे की मौत का अफसोस करने आई थी। अब्बा जान की मौत पर भी तुम लोगों ने मुझे ऐन वक़्त पर इतला दी कि मैं जनाजे पर भी ना आ सकी। अब भी अगर
मुझे वो ख़ास काम ना होता तो मैं कभी भी ना आती। मुझे पता ही है कि तुम तीनों के लालच का पेट तो कभी नहीं भरता। इतनी बड़ी अब्बा की कोठी और पूरी फैक्ट्री बेचकर खा गए, लेकिन आज भी इसी कबाड़ घर में बैठे हो ना। अपनी हालत बदलने का कोई इरादा है और ना ही बच्चों की। उल्टा अगर मैं कोई तरकीब लेकर आई हूँ तो मुझसे भी लड़कर मुझे घर से निकालने के दर पे हो। मुनज़्ज़ा भी जो शुरू हुई तो फिर चुप होने का नाम ही ना लेती थी, लेकिन अहमद के कान खड़े हो गए थे। ज़ुबैर और शबीर भी मतवज्जा हुए। कैसी तरकीब लेकर आई हो? तीनों ही पुरजोश अंदाज में बोले, मगर मुनज़्ज़ा चालाकी से मुस्कुरा दी। तरकीब ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले मटन पुलाव बनाओ। हाँ, साथ में मीठे में कोई चीज़ बनाना। मैं दुबई से आई हूँ कि दूसरे मोहल्ले से नहीं जो मुझे सिर्फ ताल पर टरखा रहे हो। शाज़िया दांत पीस कर रह गई। अहमद को भी शदीद गुस्सा आया, मगर खुद पर जब्त कर गया। ना चाहते हुए भी उसने जेब में मौजूद आखिरी 1000 रुपये से आधा किलो गोश्त लाकर शाज़िया के हवाले किया, जिसमें इसने खूब सारे चावल डालकर पूरे घर के लिए मटन पुलाव बना दिया। बच्चे अरसे बाद कुछ पकने की कोशिश से निहाल हो गए थे। खाने का दौर ख़त्म हुआ तो बच्चों को कमरे में सुलाकर सभी अहमद के कमरे में जमा हो गए। जल्दी बताओ, तुम क्या तरकीब सोच कर आई हो? शबीर ने कुर्सी घसीट कर बैठते हुए कहा। तुम मुनज़्ज़ा बोली, मुझ समेत पूरा ख़ानदान ही जानता है कि आप तीनों की अब क्या हालात हो गई है। घर में एक वक्त खाना पकता है तो दूसरे वक्त आप लोग एक दूसरे का गला काटने को बेताब रहते हैं। मेरे हालात भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं हैं। शमशाद का दुबई में काम ख़त्म हो गया है, बस इसलिए मैं अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट कर वापस पाकिस्तान आ गई हूँ। मुनज़्ज़ा ने अभी इतना ही कहा था कि अहमद, ज़ुबैर और शबीर तीनों का रंग उड़ गया। क्या? मुनज़्ज़ा हमेशा के लिए वहाँ रहने के लिए आ गई थी, लेकिन इससे पहले कि सब कुछ कहते मुनज़्ज़ा अचानक बोली, लेकिन मैं बंदोबस्त करके आई हूँ, फ़िक्र मत करें। मैं अपने और हम तीनों भाइयों के हालात दोबारा से वैसे ज़रूर कर दूँगी। अब्बा जान नहीं हैं तो क्या हुआ? उन्होंने मरने से पहले बहुत कुछ ऐसा किया है जो हमारे काम आ सकता है। उसके चेहरे पर शातराना से मुस्कुराहट थी। अहमद भाई, आपको वो जमशेद याद है? हमारी उस बेवा फुप्पो का बेटा, जिसे सारे ख़ानदान वालों ने बायकाट कर लिया था और वो कभी कभार हमारे घर आया करता था। हमारी सेकंड हैंड किताबें ले जाता था। अम्मा उससे बड़ा प्यार किया करती थी। शाहजहां ने सवाल किया तो अहमद, ज़ुबैर और शबीर तीनों ही सर हिलाने लगे। भला वो सूखा पतला सा जमशेद किसे भूल सकता था, जिसकी जान उसके हलक में ही अटकी रहती थी। जब मैं दुबई में होती थी तो अम्मा फ़ोन करके बताती थी कि अब्बा को अपना वो भतीजा बहुत प्यारा था और वो सऊदीया से इसे पढ़ाने लिखाने के लिए हर महीने एक मखसूस रकम फुप्पो को भेजा करते थे। फुप्पो के घर का अक्सर खर्चा भी अब्बा जान ही उठाया करते थे। फिर ऐसा हुआ कि पढ़ाई लिखाई में जमशेद इतना तेज़ निकल आया कि अब्बा जब दूसरी दफ़ा सऊदीया गए तो उससे मिलकर गए थे। उसने अब्बा जान से कारोबार के लिए कुछ रकम मांगी। अब्बा जान ने उसे रकम दी तो उसने इन पैसों से एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है, जमशेद का वो छोटा सा कारोबार अब पूरे मुल्क में फैल चुका है। उसने छोटी सी बर्गर की दुकान से बड़े बड़े 2 रेस्टोरेंट बना लिए हैं और वो और पप्पो तो अब खूल माल और दौलत में खेल रहे हैं। लेकिन आखिर कारोबार शुरू करने के लिए पैसा तो अब इसे अब्बा ने ही दिया था ना। इसका मतलब है कि उसका कारोबार में हम लोगों का भी हिस्सा हुआ। मुनज़्ज़ा की चालाक निगाहें गोल गोल घूम रही थीं, जबकि अहमद, ज़ुबैर और शबीर तीनों साकत बैठे थे। अब्बा जान के दिए हुए पैसों पर कोई और ऐश कर रहा है और हम लोग यहाँ रोज़ सुबह बासी रोटी खाते हैं ताकि किसी तरह महीना निकल जाए। अहमद ने तल्खी से कहा तो शबीर भी भड़क उठा। हाँ, मैंने देखा था, उस जमशेद ने इतनी बड़ी लैंड क्रूज़र ली हुई है और मेरे पास तो कारखाने जाने के लिए मोटरसाइकिल भी नहीं। मुझे क्या पता था कि ये अब्बा के दिए हुए पैसों से खरीदी है। चारों बहन भाई जमशेद के खिलाफ अचानक ही मुत्तहिद हो गए थे। उन्हें रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि सादक साहब ने अपने बच्चों की बजाय किसी दूसरे शख्स को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
ऐसा सोचते हुए वो तो ये भूल ही गए कि उन्होंने अपने आखिरी वक्त में तमाम जायदाद अपने बच्चों के हवाले कर दी थी। ये और बात कि वो जायदाद को संभाल ना सके। तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। कल ही करता हूँ। उस जमशेद का बंदोबस्त। अहमद की आंखों में चमक उभर आई थी। उससे अपने हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। अगले ही दिन उसने ढूंढ डांट कर कहीं से जमशेद का नंबर निकाल लिया। कैसे हो जमशेद भाई? जब काम था तो रोज़ाना आ जाया करते थे और अब बड़े आदमी बन गए हो तो पूछना भी गवारा नहीं करते। अपने मौसनों को कौन भूलता है? या यूं कहो कि हमसे डरते फिर रहे हो कि कहीं अब हम अपना हिस्सा ही ना मांग लें। अहमद ने ज़ोर से कहकहा लगाते हुए फ़ोन पर कहा। दूसरी जान मौजूद जमशेद को चंद लम्हे लग गए अहमद को पहचानने में। और जब इसने पहचाना तो वो थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। वो नेक और शरीफ लड़का था और उसके ऊपर सादक साहब के बेशुमार एहसानात थे। आज सादक साहब के बेटे ने उसे फ़ोन किया था तो वो बेख्तियार मुतासर सा हो गया था। अहमद ने उसे अपने घर बुलाया तो वो अपने कारोबार के बेशुमार मसरूफियात को छोड़कर शाम को ही सीधा उनके घर चला आया। जमशेद को देखते ही हसद के मारे अहमद, ज़ुबैर और शबीर तीनों का पूरा हशर हो गया। उसने अच्छे ब्रांड का जोड़ा पहन रखा था, पैरों में महंगे वाले जूते थे और वो सूखा सड़ा कमज़ोर सा जमशेद तो इस शानदार पर्सनैलिटी वाले जमशेद के पीछे कहीं छुप ही गया था। यकीनन ये पैसे और अच्छी खुराक का कमाल था। हमारे बाप की कमाइयाँ खा खा कर देखो कैसा रंग रूप निकाला है। और एक हम हैं अच्छी भली शक्ल और सूरत के होते हुए भी फाकों की वजह से फ़कीर लगते हैं। ज़ुबैर ने नफ़रत से अपना सर झटका। वो बार बार ललचाई हुई निगाहों से बाहर खड़ी जमशेद की लैंड क्रूज़र को देख रहा था। जमशेद नफासत से उनके छोटे से कमरे में बैठा हुआ था। आपने बताया नहीं अहमद भाई, आपने मुझे क्यों याद किया है? जमशेद ने सादगी से कहा तो अहमद अचानक बोल उठा। अरे बताना क्या है भाई? तुम्हें पता तो है कि अब्बा के इंतकाल के बाद हम तीनों के क्या हालात हो गए हैं। अब्बा ने भी तो अपनी ज़िंदगी में कुछ रुपया नहीं बचाया बल्कि मुफलसों पर जी भरकर अपनी दौलत लुटा दी और आज उनके अपने बच्चे मुसीबत में मारे मारे फिर रहे हैं। अब भला हमें क्या पता था कि उन्होंने अपनी जायदाद न जाने कहाँ कहाँ लुटा रखी है, वरना हम इस तरह मामूली कारखानों में तो मुलाजमतें ना करते। अहमद ने चुभते हुए लहजे में कहा। एक लम्हे के लिए तो जमशेद का रंग उड़ गया। वाज़े तौर पर वो इसी की जानब इशारा कर रहा था। आप सही कह रहे हैं अहमद भाई। सादक मामू ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। कारोबार करने के पैसे भी मुझे उन्होंने ही दिए थे और मेरी पढ़ाई का तमाम खर्च भी वही उठाया करते थे। मेरे ऊपर इनके बेशुमार एहसानात हैं। मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसके पूछने की देर थी कि अहमद, ज़ुबैर और शबीर सीधे होकर बैठ गए। मुनज़्ज़ा भी वहीं पर मौजूद थी। देखो जमशेद, साफ सी बात है, अगर बुरे वक्त में अब्बा ने तुम्हारी मदद की थी तो अब हमें भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत करनी है और तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। इन नौकरियों से हमारा गुजारा नहीं होता। हमें अपने कारोबार में अच्छी जगह पे काम दो। मुनज़्ज़ा के शोर का काम ख़त्म हो गया है तो उसको काम दिलाना भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आखिर अब्बा के किए हुए एहसानात का कुछ तो कर चुकाना पड़ेगा ना तुम्हें। अहमद के बात पर जमशेद चंद लम्हे के लिए खामोश सा हो गया, लेकिन वो एहसान फरामोश ना था। अब फिक्र ही मत करें अहमद भाई, ये मेरा कार्ड रख लें और कर आप चारों यहाँ पर आ जाइएगा। मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं काम पर आके लूँगा। जमशेद ने कहा तो अहमद मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो, एक बार मुझे तुम्हारे कारोबार में घुसने दो, इसके बाद सबको पता चल जाएगा कि सादक साहब के बनाए हुए कारोबार पर अहमद का हक है या जमशेद का। जमशेद सलाम करके रुखसत हुआ तो वो चारों पुरजोश होकर इकट्ठे बैठ गए। उनके मंसूबे खतरनाक थे, मगर अगले दिन ठीक वक्त पर वो चारों जमशेद के रेस्टोरेंट में पहुंच गए। रेस्टोरेंट को देखते ही अहमद का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तो कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट समझ रहा था, मगर ये तो 3 मंजिला शानदार रेस्टोरेंट प्लस होटल था जो जमशेद की इमारत का मुंह बोलता सबूत था। जमशेद अपने ऑफिस में बैठा था। उसने इन चारों को अपने ऑफिस में बुलवा लिया और बड़े तबाक से मिला। वो इन्हें भरपूर इज्जत दे रहा था। शायद वो सादक साहब के एहसानों का बदला उतारने की कोशिश कर रहा था, मगर
वो इस बात से बेखबर था कि अहमद ज़ुबैर और शबीर के दिल के अंदर क्या चल रहा है। वो इस रेस्टोरेंट को अपनी मलकियत की नज़र से देख रहे थे। तीनों ने ही होटल में अपने मन पसंद नौकरियाँ मुंतखब कर ली थी। जमशेद को अगर परेशानी थी भी तो इसने खंदा पेशानी से उनकी बात को कबूल कर लिया। ज़ाहिर हो रहा था कि वो इंसान फरामोश इंसान नहीं है। वो बार बार सादक साहब का जिक्र वो छः अल्फाज में करता, जबकि अहमद हर दफ़ा जल बुन जाता। बड़ी तारीफ़ें कर रहा है अब्बा जान की। ज़ाहिर है इतना सब कुछ उसे देकर गए हैं। अगर हमें देते तो हम भी तारीफ़ें करते, पर हमारे लिए तो उन्होंने कुछ ना छोड़ा। वो बार बार अपना और जमशेद का मुवाजना कर रहा था। तनख्वाह मुकर्रर करने की बारी आई तो अहमद ने अपनी तनख्वाह सबसे ज़्यादा मुकर्रर करने की डिमांड की। जमशेद पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन ना चाहते हुए भी इसने अहमद की बात तस्लीम कर ली। अहमद ने अपनी तकरीरी होटल की मैनेजमेंट में रखी थी, जहाँ वो रकम की लेन देन वाले मामलात देख सकता था। ये उसका पुराना इख्तियार था। रकम की लेन देन वाले मामलात में हेरा फेरी करके वो खूब माल जमा किया करता था। अब की बार भी उसकी यही प्लानिंग थी। अरे यार जमशेद, तुमने अपना घर दिखाया ही नहीं। सुना है अब तो तुम इसी शहर में शिफ्ट हो गए हो। पोपो से मिले हुए भी एक लंबा अरसा हो गया। ज़रा अपना घर तो दिखाओ। अहमद ने बेतकल्फ़ी से उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। इन्हें होटल में नौकरी करते हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका था। मिलने वाली तनख्वाह से उनके घर के हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए थे, मगर इतना सब कुछ भी अहमद को हज़म नहीं हो रहा था। जमशेद मुस्कुरा दिया। इससे अब अहमद, ज़ुबैर और शबीर थोड़े थोड़े से खटकने लगे थे, लेकिन वो मजबूर था। उस शाम उसने इन सब को अपने घर खाने पर मदऊ कर लिया। पप्पो के घर के सामने ही पहुंचते ही इन सब की आंखें फटी की पटी रह गई। अरे ज़रा देखो तो, अब्बा जान की दी हुई दौलत से किस कदर शानदार घर बना लिया है इन लोगों ने। हमारा घर तो इनके सामने बिल्कुल कबाड़ खाना लगता है। शाजिया हैरत से सर उठाए 3 मंजिला शानदार घर को देख रही थी, जहाँ का मार्बल चमक कर इन्हीं का अक्स दिखा रहा था। ये महंगा इलाका है, यहाँ पर ज़रा अच्छे तरीके से पेश आना। सब जल्दी जल्दी से अपना लिबास दुरुस्त करने लगे। आज बच्चों को भी सिखा पढ़ा कर लाया गया था कि वो कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे। फुप्पो बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। उन नज़र का चश्मा लग गया था और वो सहारे से चलती थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने भतीजे और इनकी बीवियों को देखकर बेहद खुश हुई। न जाने कितनी देर तक वो सादक साहब और नफीसा बेगम को याद करके आंसू बहाती रही। इतना कि अहमद, ज़ुबैर और शबीर को बेजारी सी होने लगी, मगर मुनज़्ज़ा पप्पों से जबकि बार बार पूछी जा रही थी कि उन्होंने ये घर किस तरह बनाया। उन्होंने कई तरह के खाने बनवा रखे थे। डाइनिंग टेबल खानों से पुर हो गया। सभी खानों पर यूं टूटे जैसे इतना अच्छा खाना खाना उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा हो। जमशेद को थोड़ा थोड़ा अफसोस सा हो रहा था कि कहाँ सादक साहब जैसे नफीस इंसान और कहाँ इनकी ये जाहल औलाद। मगर दिल पर पत्थर रखे वो उन्हें बर्दाश्त कर रहा था। पुप्पो के घर से वापस आए तो सभी के मुंह लटके हुए थे। इस घर को देखो, और इस घर को हमारे कमरों से तो बड़े उनके वॉशरूम हैं। शाहजहाँ ने मुंह बसोरते हुए कहा तो हमें मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो, बस 1 हफ्ता और इंतज़ार कर लो। उसकी आवाज़ में ऐसा कुछ था कि सभी ने चौंक कर हैरत से उसे देखा था। और वाकई अहमद अपनी बात में सच्चा था। 1 हफ्ता गुजरा कि अचानक उसने रात 2 बजे के वक़्त सबको उठा दिया। जल्दी उठो, जल्दी करो, हम सबको पप्पो के घर जाना है। उसकी आवाज़ में इश्तियाक था। सभी परेशान होकर उठे। शाहज़ा के पूछने पर अहमद ने सिर्फ इतना बताया कि इन सबको इस तरह ज़ाहिर करना है जैसे उनके घर में अचानक कोई आफत टूट पड़ी है। उन सबको अपना लेने के लिए पप्पो के घर जाना पड़ा। अहमद की बात सब भी समझ गए थे। रिक्शे में बैठकर जिस वक़्त ये सारा ख़ानदान पप्पो के घर पहुंचा, जमशेद और वो बेचारे सुकून की नींद सो रहे थे। जमशेद इन साहब को अपने दरवाजे पर देखकर हैरान रह गया, मगर मुनज़्ज़ा, शाज़िया और सारी ख़वातीन दाढ़े मार मार कर रो रही थी। खुद अहमद ने भी जमशेद को वाज़िया नज़रअंदाज किया और जाते ही पप्पो से लिपट गया। पप्पो जान, शदीद गर्मियों के दिन हैं, हमारी बिजली काट दी गई है, घर में पानी ख़त्म हो चुका है और गैस आती नहीं, और आज मेरी पड़ोस वाले से लड़ाई हो गई।
उसने मुझे धमकी दी कि रात में वो मेरे घर पर हमला करके घर में मौजूद सारी औरतों को उठा लेगा। मैंने उसकी धमकी को महज खामख्याली समझा, लेकिन रात के वक़्त उसने हम सब पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मैं और मेरे बच्चे वहाँ से भागे हैं। प्लीज़ हमें अपने घर में रहने दीजिए। अहमद गिड़गिड़ाकर रो रहा था। जमशेद का माथा टिंका। उसने जेब से मोबाइल निकाला। फिक्र मत करें अहमद भाई, मैं भी पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ, इसने कहा। लेकिन अहमद लपक कर उठ खड़ा हुआ। क्यों जमशेद, क्या तुम्हें मेरा इस घर में रहना बुरा लग रहा है? अगर ऐसा है तो इस वक्त को याद करो जब तुम्हारे पास रहने की जगह भी नहीं थी और अब्बा जान ने तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा का सारा खर्च उठा दी लिया था। अगर मैं चंद दिन यहाँ सुकून से रह लूँगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। अहमद की आवाज़ में ऐसी गरज थी कि जमशेद बेचारा साकत रह गया। पप्पा ने बेख्तियार उठकर उसे गले लगा लिया। जब तक उनके वहाँ के मामलात सही नहीं हो जाते ये यहीं पर रहेंगे। इतना बड़ा घर आखिर किस काम का है? पप्पू ने तो वो मोहब्बत में कह दिया, मगर जमशेद पहलू बदल कर रह गया था। न जाने क्यों उसका दिल अहमद लोगों की तरफ से खटक रहा था। अहमद, ज़ुबैर और शबीर और उनकी बीवियाँ दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। मुनज़्ज़ा भी हैरान हो रही थी। मैं तो अहमद भाई को क्या समझती थी, लेकिन ये तो चालाकी में मुझसे भी आगे निकले। दिल ही दिल में सोचते हुए वो मुस्कुरा रही थी। फूलों के शानदार महल नुमा घर में रहते उन्हें 2 दिन गुजर चुके थे, मगर अहमद तो सोच कर आया था क्या वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अहमद, ज़ुबैर और शबीर चूंग चूंग की तरह चिमट कर सुबह जमशेद की गाड़ी में ही रेस्टोरेंट जाना शुरू हो गए थे। वो बेजार तो होता, लेकिन मुरव्वत के मारे खामोश रह जाता। घर में सारी ख्वातीन रह जाती। फूफो कमज़ोर थी और वैसे भी वो सुलह जो फितरत की थी। घर के मुलाजमीन इनसे कुछ पूछ रहे होते तो शाजिया कमाल महारत से दखल अंदाजी करती। अरे पप्पो, अब तो ज़ुबाना बदल गया है, ऐसे थोड़ी होता है जैसे आप बता रही हैं। ऐसा करो, ये सारे पर्दे उतार दो और उसकी जगह जगह नए पर्दे लगाओ। वो जो लाल वाले कल मैंने निकाले थे, और पप्पो आपके किचन में जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब बहुत पुराने हो गए हैं। आप ऐसा करें कि मुझे कुछ पैसे दें, मैं नए बर्तन खरीद कर लाती हूँ। शाजिया मुस्कुराते हुए कहती तो मुनज़्ज़ा भी लकमा देती। फूफो धीमे से मुस्कुराकर एक बड़ी रकम उनके हवाले कर देती। इन बेचारी को क्या पता था कि ये लोग तो इस घर में आए ही इसीलिए थे। शाजिया ढूंढ ढांड कर सस्ते तरीन बर्तन मार्केट से ले आती और अपनी तरफ से महंगे करके बताती। फूफो बेचारी खामोशी से इतबार कर लेती। घर की हर चीज़ में अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अमल दखल बढ़ाना शुरू कर दिया था। क्या पकेगा से लेकर आज कहाँ जाना है तक हर चीज़ अब शाजिया मुनज़्ज़ा तय करती। फूफो तो बस खामोश तमाशाई बनकर रह गई थी, मगर जमशेद बेहद परेशान रहने लगा था। उस दिन भी वो अपने ऑफिस से निकलकर नीचे होटल के डाइनिंग एरिया में आया तो हैरान रह गया। मुलाजिम तेज़ी से वहाँ की तरतीब बदलने में मसरूफ़ थे। कुछ अर्सा पहले ही जमशेद ने जो बिरोने मुल्क से खूबसूरत लैंप मंगवा कर लगवाए थे उन्हें हटाकर वहाँ भड़कीले से फनूस लगाए जा रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? हमारे हैरत के जमशेद सिर्फ इतना ही कह सका, अरे मैंने कहा है सेटिंग बदलने को। पुरानी तो ज़रा भी अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से हमारे ग्राहक यहाँ आते ही नहीं हैं। लेकिन अब देखना हर वक्त ऐसे रश लगा रहेगा, बिल्कुल पठान के होटल की तरह। अहमद ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। लेकिन जमशेद ने बड़े मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया। अहमद भाई, ये पठान का होटल नहीं है, ये शहर का एक पोश रेस्टोरेंट है। यहाँ की सजावट ज़रा दूसरी तरह की होती है। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन अहमद को अचानक गुस्सा आ गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जाहिल हूँ जो मुझे पता नहीं है? इन सारी चीज़ों का तुम्हें पता नहीं है? मेरे अब्बा जान कितने रुपए पैसे वाले थे। मैंने इन सारी चीज़ों को देखा और बरता है, अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें गुस्सा किस चीज़ का आ रहा है। तुम मुझे और मेरे भाइयों को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अहमद ने कहा तो जमशेद का खून खोल उठा, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि आज बात क्लियर कर ही के ही जाएगा। ऑफिस से निकलने से पहले ही उसने फाइनेंस में होने वाली गड़बड़ देखी थी और कई लोगों से पूछने पर उसे मालूम हुआ था
कि अहमद अपनी तनख्वाह के अलावा भी काफ़ी बड़ी रकम हर महीने अपने पास रख लेता है। अहमद भाई, सादम मामू के मेरे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं और मैंने इन एहसानों के उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि एहसान सिर्फ इनका है, आपका नहीं। और मैंने आपको यहाँ मुलाजमत पर रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मालिक बन जाएं। ये कारोबार मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है और उसमें मैं किसी की भी अंदाजी नहीं करने दूंगा। जमशेद ने उंगली उठाकर धमकी दी तो अहमद का रंग भी उड़ गया। उसे पता चल गया कि आज जमशेद का ज़बत ख़त्म हो गया है। और जब ऐसा हुआ तो उसने तय कर लिया कि अब वो भी अपने असल रंग दिखा देगा। कारोबार तुम्हारा कहाँ से आ गया? जब मेरे बाप ने पैसा दिया था तब तुमने ये छोटी सी दुकान बनाई थी और आज इस बड़े रेस्टोरेंट के मालिक। ये सब कुछ मेरे बाप के दिए हुए पैसों से हुआ है। इसलिए हमारी दखल अंदाजी से घबराने के बजाय किसी तरह इस कारोबार में मेरा और मेरे भाइयों का हिस्सा दो, वरना मैं कल ही तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। अहमद ने जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल की तो जमशेद चंद लम्हे तक उसे देखता रहा और फिर उसके सामने से हटता चला गया। अहमद को बड़ी खुशी हुई। शायद मुझसे डर गया है। इतने बड़े होटल अपने नाम लगने की खुशी लगती, लेकिन वो चौंका तो इस वक्त जब दरवाजे से पुलिस अंदर दाखिल हुई। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें और इनके दो भाइयों को। ये लोग धोखाधड़ी से मेरे कारोबार पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्होंने गबन भी किया है। जमशेद के इशारे पर पुलिस वाले लपक कर अहमद को हथकड़ी लगाने लगे थे। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। जुबैर और शबीर को भी गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि शमशाद तो ये सब देखते ही होटल से निकल भागा था। जमशेद धीरे धीरे चलता हुआ अहमद के सामने आया और बोला, मैं अक्सर सोचता था कि सादक साहब जैसे नेक इंसान की औलाद कैसी होगी, और आज मैंने देख लिया कि आप अपने बाप के बिल्कुल उलट हैं। मुझे अफसोस है कि आप हमेशा अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अब जेल में चक्की पीसना और बाहर निकलने के बाद वही मामूली नौकरी कीजिएगा। जमशेद के कहते ही पुलिस वाले उन्हें घसीटते हुए ले जाने लगे थे। अहमद शोर मचा रहा था, वह जमशेद के कान पर चूंग भी ना रेंग रही थी। घर जाते ही उसने शाज़िया मुनज़्ज़ा समेत तमाम ख्वातीन और बच्चों को भी भेड़ बकरियों की तरह गाड़ी में ठूंसा और सीधा उनके पुराने मकान के सामने ले जाकर उतार दिया। जितनी देर ऐश करना था कर ली। सादर साहब के सानात होने का मतलब ये नहीं कि मैं मुफ्तखोरों को पालता रहूं। उन्हें घर के बाहर उतारते हुए अहमद ने सख्ती से कहा। वो गाड़ी भगा कर ले गया। जेल में बैठा हुआ अहमद सर पकड़े एक दफ़ा फिर रो रहा था। वो सोच रहा था, न जाने ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। पहले अब्बा जान ने हमें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया और अब इस जमशेद ने भी एहसान का बदला उतारना ज़रूरी ना समझा। दिल ही दिल में किलसे होते हुए वो मुसलसल सोच रहा था, न जाने ये जाने बगैर कैसा फसाद की जड़ तो वो खुद था। मुनज़्ज़ा शाज़िया सर पकड़े बैठी थी। इस घर में एक दफ़ा फिर वही फाकों का दौर शुरू हो रहा था। पिछले चंद माह के रेस्टोरेंट की नौकरी से घर के हालात अच्छे खासे बदल गए थे। वह ज़ुबैर और शबीर की हर बार की तरह इस दफ़ा भी खुद को एक दफ़ा फिर कुएं में गिरा दिया था।